बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। प्रोग्राम डिबेट रूम में खुशामदीद नाज़रीन। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर क्रैकडाउन का आगाज़ हो गया है और कुछ ज़राए से हमारी गुफ्तगू हुई है। ज़राए का कहना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ये क्रैकडाउन है इसलिए किया जा रहा है कि शुबा है कि 12 रबीउल अव्वल के इज्तिमा में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्की लेवल पे कोई बड़ा इज्तिमा कर सकती है, जिसके बायस क्रैकडाउन का फ़ैसला किया गया है और मुल्की सतह पे ये क्रैकडाउन है। और इस हवाले से मुख्तलिफ़ शहरों से कारकुनान के गिरफ़्तार होने की जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं। लाहौर में भी काफ़ी कारकुनान को जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हैं उनको अरेस्ट किया गया है। बहुत सारे जो कारकुनान हैं उनके घरों पे छापे जो है वो मारने का सिलसिला अभी तक जारी है और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि 12 रबीउल अव्वल जो जिसने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले सुन्नत व जमात पूरी दुनिया में इसको जोश व जज्बे के साथ मुसलमान इसको मनाते हैं। तो शुबा ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस दिन कोई बड़ा अवामी इज्तिमा करने में कामयाब ना हो जाए। इससे पहले अल्लामा फ़ारूकुल हसन क़ादरी साहब जो कि रुकन शुरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो अदालतों में पेश होते रहे तो यूँ मुस्कुराते हुए और ऐनक लगाए एक मुकम्मल ऐसे अंदाज से कि कारकुनान के हौसले बुलंद रहें। कारकुनान के हौसले बुलंद करने के लिए वो अपनी एंट्री अदालत में डालते तो एक अलग किस्म का समा उन्होंने बांध के रखा। उससे भी हुकूमत पंजाब खौफज़दा हुई और अदालती ट्रायल ख़त्म करके जेल के अंदर ट्रायल का फ़ैसला किया गया। असद काई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। असद काई साहब, सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं जो क्रैकडाउन मुल्की लेवल पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। आपको लगता है कि इससे जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जिस तरह से आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सड़कों पे निकलते हैं, क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये रोकने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, मेरा जहाँ तक ख्याल है इस वक्त जो पंजाब हुकूमत है वैसे घबराई हुई है और मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ का ये शुरू से वतीरा रहा है कि अभी कुछ काम होता नहीं है, कोई एहतजाज होता नहीं, लेकिन ये पहले ही डरे होते हैं। इस वक्त सूरत ये बनी है कि इनको ये लगता है कि अगर रबीउल अव्वल के महीने में लाखों की तादाद में लोग निकल आते हैं तो फिर वो मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन या बाकी जगह पर भी वो एहतजाज कर सकते हैं, तो इनको अपने इक़्तिदार का ख़तरा रहता है। तो ये क्रैकडाउन फिर इन्हीं की तरफ से था। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये सुनहरी मौका था इनके पास, हालांकि आज भी बयान इन्होंने दिया है कि अपोजिशन के साथ बैठे, तो इस टाइम TLP भी एक अपोजिशन जमात है। आपने जो कुछ भी उनके साथ सलूक कर लिया अब छोड़ दें, वो पुरानी बात हो गई है। अब तो उनके लिए कोई लचक का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि देखें इनसे मोशत नहीं चल रही, इनसे सुबह नहीं चल पा रहा, इनसे अपना निज़ाम ज़िंदगी नहीं चल रहा। तो मेरा ख्याल ये अपने डरे हुए हैं, खौफ की वजह से ये छोटे छोटे हरबे इस्तेमाल कर। साहब, अगर इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है तो क्या मसला है? फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए भी रास्ते हमवार कर देने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को अगर आगे लेकर चलना है आपने, तो आपने सबके साथ मिलजुल कर बैठ कर आपने इस सिस्टम को चलाना है। जब आप एक पार्टी को बिल्कुल ही खुडे लेने लगा देंगे, आप उनको दीवार के साथ लगा देंगे, तो वो नफरत बढ़ती जाएगी। तो पाकिस्तान में आपको मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो अहले सुन्नत वल जमात है, मतलब है बरेलवी मसलक के हैं। और आपने देखा खादिम नज़मी साहब का जनाजा कितना बड़ा, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जनाजा नहीं है, तो आपने उनका मज़ार को बंद किया हुआ, आपने मस्जिद को बंद किया हुआ, फिर लोग वहाँ जाके फूल जिस तरह अकीदत का इज़हार कर रहे हैं, तो इससे नफरत पैदा हो रही है। वो नफरत जब लावा बनेगी वो आपकी हुकूमत को ले डूबेगी। अच्छा काई साहब, ये नया सिलसिला वैसे मुझे तो हंसी आती है। अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब जब जेल में एंट्री मारते हैं, आप भी उनसे मिलते रहे, हमारे दोस्त भी हैं, तो जिस तरह से उनका एक स्टाइल था उसने कारकुनान को चार्ज किया कि यार 8, 9, 10 माह हो गए हैं, अभी तक वो जेल में हैं, हौसले टूट जाने चाहिए थे। ये कैसा बंदा है, ऐनक लगाई हुई है, ऐसे सीना चौड़ा करके अदालत में पेश हो रहा है। कारकुनान जिनके जो मायूस हुए बैठे थे उनके हौसले डबल हो गए कि किस तरह से यार हमारे कायदीन अगर इस तरह से चिल हैं, ऐसे जज्बे के साथ मौजूद हैं, तो हमें किस बात का खौफ है। तो इससे डर के जो है वो अदालती कार्रवाई जो है उसको महदूद किया जाना, कायद साहब ये तो शिकस्त का जो है वो एतराफ़ है, क्या समझते हैं? हाँ देखिए, दो चीज़ें होती हैं ना,
आप गुनाहगार हो ना, आप जेल में कोई नया कैदी जाता है ना, तो आगे जितने भी कैदी होते हैं ना, उस नए आने वाले कैदी से इंटरव्यू करते हैं। अगर तो उसका कोई संगीन जुर्म हो तो वो वहीं पर दाला लगा लेते हैं, उनको लान तान भी करते हैं, कहीं जूते भी पड़ जाते हैं। अब जिस बंदे को आप देखें को हक पर गया हो, उसका कोई जुर्म ना हो, और ख़ास तौर पर वो इस्लाम की वजह से निशाना बनाओ, तो भाई आपका खून बढ़ जाता है। आपको ये लगता है कि भाई मैं कोई गलती करके जुर्म करके नहीं आया। तो अब वो जो वहाँ पर इनके उलमा कराम हैं और फरूक हसन साहब हैं, वो वहाँ पर अपने आप को ये एजाज़ समझ कर कैद या सज़ा भुगत रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो सलूक हो रहा है हमें उसका सिला अल्लाह की ज़ात से लेना है। तो फिर उनका जोश जज्बा बढ़ता है, तो उससे फिर कारकुनों का भी जज्बा बढ़ता है। तो ये आप देख लें, ये एक कानून कुदरत है। गलत चीज़ पर जाएंगे तो आप मुँह छुपाते फिरेंगे, करप्शन पर जाएंगे, ज्यादती कर जाएंगे, किसी बच्चे के साथ ज्यादती में जाएंगे, तो आप देखें वो उसको तो अंदर से कैदी मारना शुरू कर देते हैं कि ये कौन सा जुर्म करके है। और वहाँ पर आपको पता है जो 302 का कैदी होता है ना मोमन, वो जिगरे वाली ये दलेर आदमी है, उसको सारे उसको इज्जत देते हैं। तो जो घटिया जुर्म करके आता है ना, वो मुँह छुपाता फिरता है। तो भाई ये तो किसी जुर्म में नहीं गए, ये तो आपको भी पता किसके लिए निकले थे, फ़लस्तीनियों के लिए निकले थे, और एक मकसद लेकर निकले थे, तो इस्लाम के लिए निकले ना। तो इस्लाम जब आपका गोल ये हो, आपका नज़रिया हो, और नज़रिए से आप हटे ना, तो इसका मतलब फिर आपको एक नज़रिया मिल जाता है, तो जोश जज्बा मिलता है, तो वो आपके चेहरे के ऊपर। बिल्कुल कायसाब, मैं इससे एग्री करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की यहाँ पे सूरत हाल के हवाले से। कायसाब, हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी वाज़ेह तौर पर कहा, बताया अपने नाजरीन को कि किस तरह से BLF जैसी दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम मिलकर इनको डिफेंड करती हैं, और जब सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी मजबूती के साथ अपनी अवाम का दिफा करती हैं, BLF जैसी तंजीमें बलूचिस्तान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात ये कोशिश कर रही हैं कि बलूच अवाम के लिए अमन की फ़िज़ा वो पैदा की जा सके। अब एक और इनका एक केस सामने आया। एक तो कायसाब, मुझे धमकियाँ दी गई हैं, उस शख्स का नाम मौला बख्श चांडियो है। अच्छा। और इस वक्त फिनलैंड में बैठा हुआ है, तो उसके खिलाफ हमने फिनलैंड में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे भी उसको ट्रेस करने में, बड़ा मशहूर नाम है, वहाँ पे फंडिंग वगैरह करते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे उन्होंने ऐसी तंजीमें बना रखी हैं, ये उधर से फंडिंग लेके यूरोप से, भारत से और इन तमाम पाकिस्तान दुश्मन ममालिक से ये फंड रेजिंग करके ये बलूचिस्तान के अमन को तबाह करने के दर पे है। अब जो BLA की ताज़ा कार्रवाई सामने आई है, हमेशा कहते आए कि ये बलूच अवाम के सुकून को बर्बाद करने के लिए ये बनाई गई तंजीमें हैं, ये कोई हकूक़ की जदोजहद नहीं है, ये डकैती करते हैं। अब देखें, खारान के करीब जो है इन्होंने खारान कराची शाहराह का अहम पुल तबाह कर दिया, इससे ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। कायसाब, मुझे बताएं कि पुलों को तबाह करने से कौन से हकूक़ की जदोजहद है? आम आदमी को परेशानी से दो चार करना, क्या ये हकूक़ की जंग है? देखो साहब, जब से ईरान इसराइल अमेरिका जंग लगी है, मैं उस तब से कह रहा हूँ कि अब बलूचिस्तान के अंदर ये हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। आपने कहा ये जो कंगले और भूखे नंगे लोग थे, वहाँ जाकर इनको कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही है, तो इसका मतलब है वो खुफिया आलमी ताकत जो पाकिस्तान को कभी भी स्टेबल नहीं देखना चाह रही, वो एक रॉ है, दूसरी मुसाद है। ये वो एजेंसियाँ हैं जो पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाह रही है, क्योंकि इनको अंदाज़ा हो चुका है कि ग्वादर जो पाकिस्तान की तरक्की का दरवाज़ा है, अगर ये दरवाज़ा खुल गया तो पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी। और हमारा मुकाबला तो देखें, ये तो मानने हैं कि वसाइल की अब जंग है, वो हमारे दरियाओं का पानी रोक रहा है, वो हर तरह की साजिश कर रहा है, तो भाई वो मौके की ताक में रहता है। ये जो गद्दार है जो वहाँ पर बैठ के अपने ही धरती माँ के खिलाफ प्लानिंगें कर रहे हैं और इस पर धरती माँ को ज़ख्मी कर रहे हैं, वो उनका भला नहीं कर रहे। देखें, आपने कहा वो रोड्स को तबाह कर रहे हैं, सड़कों को, रेलवे पुलों को तबाह कर रहे हैं। तो आप जब अपने सूबे जहाँ रहना, आपने वहाँ जाकर किसी पंजाबी ने नहीं रहना, वहाँ बलोचियों ने ही रहना है। आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए जो कुएं खोद रहे हैं, वो उसका खमियाजा वो कभी, मैं समझता पूरी वो उस पूरे इलाके की आवाम भुगतेगी। जब उनको खुशहाली नहीं आएगी, भूख नंग होगी, प्यास होगी, खुदकुशियाँ करेंगे, कुछ लोग इनके हथे चढ़ जाएंगे, वो दिन को यूज़ करके छोड़ देंगे। अच्छा, वैसे मैं बड़ा हैरान हूँ कि देखें, पुलों को तबाह करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते हैं, साथ ही तालीमी रास्ते अपने मासूम बच्चों के लिए बंद कर देते हैं। अब ये कोलू में आपको पता है, वहाँ पे एक स्कूल तामीर कर रहे थे हुकूमत बलूचिस्तान, तो इन्होंने वो काम रुकवा दिया, मज़दूरों को उठा लिया।
और वहाँ पे दहशतगर्दी कार्रवाई जो इन्होंने की है, मुझे बताएं क्या अपने आने वाले जो मुस्तकबिल है उस मुस्तकबिल कौम का वो तबाह करने के दर पे नहीं है? अगर हम अपने बच्चियों को तालीम से आरास्ता नहीं करेंगे तो हम कैसे एक मजबूत कौम बन सकते हैं? तो ये चाहते हैं कि बलोच अवाम से उनके हकूक़ छीन लिए जाएँ और उन्हें इतना गरीबी में रखा जाए, और ये ऐसी दहशतगर्द तंजीमें चाहती हैं कि उनसे वसाइल छीने जाएं। असल में वसाइल ये दहशतगर्द तंजीमें छीन रही हैं। अब स्कूलों को तबाह करना, पुलों को तबाह करना, कौन वसाइल छीन रहा है? ये दहशतगर्द तंजीमें बलोच अवाम से उनके हकूक़ छीन के उन्हें कंट्रोल में करना चाहती हैं कि वो 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार के पीछे अपने ही बलोच अवाम का खून बहाने के जो है उन्हें काबिल बनाया जा रहा है। तो ये BLA, BLF जैसी तंजीमें बलोच अवाम के खून की होली खेल रही हैं। इनका किला कमा करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए कायद साहब मैं समझता हूँ कि बलोच अवाम को भी अपने इदारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, ये तो देखें उनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि रियासत से हम लड़कर नहीं जी सकते। हम जो इस टाइम हथियार उठाए हुए, इसका मतलब है वो गोली कभी ना कभी किसी न किसी सूरत में उनको लग जानी है। जब आपके पास ज़िंदगी ही नहीं बचेगी, जब आपके ख़ानदान ही नहीं बचेंगे, वो लड़ते लड़ते मरते रहेंगे, तो इसका मतलब है ये जंग फिर लंबी चलेगी। तो आपने एंड पे, मैंने दुनिया भर की जंगें देखी। देखिए ईरान, अमेरिका, इसराइल में फिर सीज़फायर हुई, कहीं पे भी जंगी होती हैं, कहीं पे भी गुरिल्ला वार होती है, एंड पे कहीं ना कहीं टेबल टॉक पे बैठना होता है। आज आप बैठे हैं, वसाइल आपके पास हैं, सब कुछ आपके पास है, सिर्फ आप ये है कि आप गैर मुल्की ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं और आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप अपने लिए अपना नुकसान तो कर रहे हैं, अपने लिए गड़ा तो खोद रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों को कैसा मुस्तकबिल देख रहे हैं। ठीक है साहब, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, आगे अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। यहाँ पे क्या लगता है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट साहब कहते हैं हालात बड़े तलख हो चुके हैं। एक दफ़ा फिर उनकी मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश होना शुरू हो गई है। ये साजिशें जो ये ख़ुद करते हैं वो कंसीडर नहीं करते, जो इनके ख़िलाफ़ होती हैं उस वक़्त इनकलाबी बन जाते हैं। इन्होंने अपने तमाम दौर में कभी तहरीक इंसाफ को इंतकाम का निशाना बनाया, कभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इन्होंने इंतकाम का निशाना बनाया। मुस्लिम लीग नून ने इंतकामी सियासत की बुनियाद रखी। आप भी ये हमेशा प्रोग्राम्स में कहते नज़र आए कि ये मुस्लिम लीग नून हमेशा इंतकामी सियासत की बुनियाद रखती है। 26 नवंबर को खून बहाया, मुरीद के में खून बहाया, खून के साथ खेलते चले गए। अब दोबारा इक़्तिदार से निकलने का वक्त आ गया है, तो कैसे अवाम को फेस करेंगे? इनके माथे पे 26 नवंबर मुरीद की आज़ाद कश्मीर लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो कैसे ये करेंगे? मुझे तो लगता है सानिया मॉडल टाउन भी खुल जाएगा इनके खिलाफ अभी। बिल्कुल, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ के मतलब तो ये बड़ी लिखी बात है, और मुझे बड़ी हैरानगी होगी कि अगर ये अपना दौरे हुकूमत पूरा करते। और मैं वेट में था कि मैं कब ये नवाज शरीफ साहब बम को लात मारते हैं। और अब आप देख लें कि उधर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इन्होंने उस फैसले को तस्लीम ही नहीं किया, फिर उसको चैलेंज कर दिया। फिर अवाम को तो मैं बड़े अरसे से कह रहा था कि भाई ये बदले की सियासत जो कर रहा है ये नवाज शरीफ कर रहा है। ये इस कौम को अगर देखा जाए तो पिछले 40-50 साल से ये पंजाब से और वफाक में ये इक़्तिदार में रहे हैं, इन्होंने कभी भी सूबे की बेहतरी के लिए काम नहीं किया। पहले बेनज़ीर को इन्होंने अपने लिए कहीं ना कहीं हरीफ नहीं रखा और उनके साथ जो भी सलूक हो सका नारवा सलूक बेनज़ीर के साथ किया। बेनज़ीर मरी है, उसके बाद उसी दौर में आपने देखा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ। मतलब ये है कि ये बंदा चाहता है कि बस अकेला मैं बादशाह बन जाऊँ, मेरा ख़ानदान इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करे और मुझे को पूछे ही ना। अब जब ये आपने देखा जेल में था उस टाइम इसकी वो ब्लड रिपोर्ट आई, किस तरह स्टाम्प पेपर के ऊपर किस तरह इसकी रिहाई हुई और जिस तरह मेडिकल में चेकअप हुआ, उस दौर के अंदर इसको तो आसानी दी गई। लेकिन जो PTI के साथ इन्होंने सलूक किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है ना। अब भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, भाई सबको पता है कि बंदे ने इतने अर्से से सज़ा भुगत रहा है और वो उसके साथ जो सलूक किया है आपके सामने है, तो भाई आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर लें। शहबाज शरीफ का बयान ज़रूर आया कि हम अपोजिशन के साथ बैठेंगे, लेकिन आपने अपोजिशन को तो खुदे लेने लगा दिया। अपोजिशन के साथ बैठेंगे क्या? बदला आप लेते जा रहे हैं। यहाँ पे 2-3 मसले हैं। मियाँ नवाज शरीफ को ये इन्होंने ना समझा हुआ था कोई गोल्डन कार्ड है
जब फंसेंगे मियां नवाज शरीफ को लॉन्च करेंगे और वोट ले लेंगे। लेकिन ये ऐसा चला हुआ कारतूस साबित हुए, मियां नवाज शरीफ को कोई वोट नहीं पड़ा। अब शहबाज शरीफ साहब का भी वो फेथ नहीं है कि जिस पे वोट पड़ सकता है। अब मरियम नवाज के हवाले से कहा जा सकता है कि बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से वो वोट ले सकती हैं। कुछ का थोड़ा बहुत उन्होंने काम भी करने कारकर्दगी बेहतर की है, बहुत सारी रीजन ऐसी हैं। तो लेकिन क्योंकि आपका तब सराहा जाता है जब आपके पास अवामी हिमायत होती है। जब अवामी हिमायत नहीं है तो आप जितना मर्जी खूबसूरत काम कर लें, अवाम कहते हैं ठीक है किया होगा, लेकिन ये कौन से सीधे रास्ते से आए, वो फार्म 47 से आए, वो फार्म 47 की बुनियाद पे कायद साहब ये इन्होंने अपने ऐसी मुंह पे कालक मल रही है। कभी देखिए एक बुनियाद रखी गई, पहली दफ़ा हमने देखा कि पार्टी लीडरशिप को जेल में डालना है, राब्ते मुनक़ते करने हैं, फिर एक पार्टी लीडर को उठाना है, गायब कर देना है। अब अभी तक शायद रिजवी का नहीं पता ना। तो ये बुनियाद एक जो नई डाली है मुस्लिम लीग नून ने, क्या लगता है कल को ये खुद बर्दाश्त कर पाएंगे? मैं यही तो कह रहा था। इन्होंने इमरान खान ने जब इनको जेल में डाला तो इन्होंने इमरान खान को धमकी लगाई कि इमरान खान हम पर उतना जुल्म करना जितना सहल हो। तो उसने कहा जी मैं तो मौत भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। अब इमरान खान और पीटीए के साथ जो हो गया वो हमने अपनी तारीख में नहीं देखा। अब आपको, मुझे तो नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ को ये पक्का खौफ है कि अगर इमरान खान इस वक्त हॉस्पिटल से निकल आया तो फिर दोबारा शेर को पिंजरे में बंद करना मुश्किल हो जाएगा। ये खौफ उसको मारे जा रहा है और इक़्तिदार में तो ये बैठा भी नहीं हुआ। अब ये तो समझो कि किंग में करता। आपको याद है उसने शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट की कि मुझे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत दीजिए, वहाँ वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। अब तो वहाँ का भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। तो अब शहबाज शरीफ तो कहीं ना कहीं वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर अपना प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहा है। नवाज शरीफ के तो हिस्से में सवाए जलालत के कुछ भी नहीं आया। उसने अपने सिंगदार अपनी बेटी को जरूर दिलवाया कि यार कम अज़ कम आप इसको पंजाब गवर्नमेंट तो दे दें। तो नवाज शरीफ को ये खौफ खाया जा रहा है कि अगर इमरान खान निकल आया तो वो मुझसे चुन चुन का बदला लेगा, क्योंकि जो आपने किया होता है आपको खौफ होता है कि मैंने इसके साथ क्या किया है। तो नवाज शरीफ को ये लगता है कि अगर ये रिहाई हो गई या डील हो गई तो फिर हमारे लिए तबाही बर्बादी है और हमने इस दफ़ा जो कुछ कर दिया है उसके बाद हमारे पीछे तो मुड़ने का कोई रास्ता नहीं, बैकफुट पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। चलें भागने का रास्ता होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। और मुस्लिम लीग नून के बुरे दिन एक दफ़ा फिर शुरू होते दिखाई देते हैं और एक दफ़ा फिर दोबारा जेलों के चक्कर लगते दिखाई देते हैं। इन्होंने सऊदी अरब को बाकी अपने जितने दोस्त ममालिक हैं ना जिन्होंने पहले भी इस रजीम में भी इनकी हेल्प की है, इन्होंने उनको एतमाद में लेने की कोशिश की है। तो अब देखते हैं कौन इनकी हेल्प करता है। देखिए इनके अब सूरत-ए-हाल ऐसी है कि हालात बदल चुके हैं, वक्त बदल चुका है, सूरत-ए-हाल बदल चुकी है, चेहरे बदल चुके हैं, सोच बदल चुकी है। अब जिस नहज पे ये हालात को लेकर आए हैं उसका सामना खुद भी करना पड़ेगा। जो गड़े दूसरों के लिए खोदते थे उसमें खुद गिरना पड़ेगा, ये वाज़ेह नजर आ रहा है। इस तमाम सूरत-ए-हाल पर मुसलसल बात करते रहेंगे। मुझे असद गाजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।